नमस्कार दोस्तों। मैं आप सबके दोस्त ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर ऑर्गो बसु। आज हम लोग फिर आ गए हैं हमारे एक नया और बहुत ही दिलचस्प एपिसोड लेके, जिसमें हम लोग आज एक नए विषय में चर्चा करेंगे जो हम इसके पहले और कभी किए नहीं थे। याद करके देखिए, आज तक हम लोग जितना भी कैंसर के ऊपर चर्चा किए हैं वो सारे कैंसर्स सॉलिड कैंसर्स में आते हैं। सॉलिड कैंसर्स मतलब हमारे शरीर में जो सॉलिड ऑर्गन्स है, जैसे कि आपका गुर्दा, आपका कलीजा, आपका आंत या फेफड़ा, ये सारे सॉलिड जो ऑर्गन्स होते हैं, ये हड्डियों, ब्रेन, इसके ऊपर जितना कैंसर होता है ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जिसके विषय पे चर्चा करेंगे वो है लिक्विड कैंसर। लिक्विड कैंसर ये नहीं, ब्लड कैंसर, खून में जो कैंसर होता है। इसका लक्षण क्या होता है, कैसे इस बीमारी को आप डायग्नोसिस करिएगा, कैसे इसका इलाज करिएगा, कौन से डॉक्टर साहब के पास आपको जाना है, कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करके इसको कंप्लीट क्योर किया जा सकता है, कौन सा स्टेज में ये है, इस बीमारी का लक्षण क्या क्या हो सकता है, ये सब आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो साथ में रहिए, सुनते रहिए। आशा रखता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और कोई नया नया चीज आपको सुनने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ब्लड का जो कैंसर होता है, कोई जरूरी नहीं है कि ये खून के अंदर ही हमेशा कैंसर पैदा होगा। खून जो आपका शरीर में, पूरा शरीर का हर एक ऊर्जा में बह रहा है, वहां पे कैंसर होगा ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन कैंसर कहाँ होगा? कैंसर होगा रोगन में। रोगन मतलब बोन मैरो, जहां से आपका खून बनता है। ये रोगन रहता कहाँ है? ये रहता है हमारे शरीर में। जितना लंबे लंबे हड्डियां यानी लॉन्ग बोन्स है, इसके अंदर में रोगन रहता है यानी बोन मैरो रहता है। जो आप लोग जब जब बिरयानी खाते हैं ना, या फिर मटन का लंबे लंबे हड्डी वाला पीस आप लोग एंजॉय करते हैं, तब कभी देखे ही होंगे ये जो रोगन आप लोग हड्डी के अंदर से चूस के खाते हैं। हमारे शरीर में भी ऐसा रोगन होता है जिसमें ब्लड कैंसर पैदा होता है। तो ये ब्लड कैंसर जो है वो आपको कलीजे में, फेफड़ा में, गुर्दा में, ब्रेन में, हड्डी में, आंत में, ऐसे जगह पे नहीं दिखेगा। ये कहां दिखेगा? रोगन में, या नहीं गांठ में, लिम्फ नोड्स हम लोग जिसको बोलते हैं, इसके अंदर में आपको ब्लड कैंसर दिखेगा। और ब्लड कैंसर पता कैसे करिएगा? देखिए, ब्लड कैंसर मोटा मोटा तीन किस्म का होता है। एक है ल्यूकेमिया, दूसरा है लिम्फोमा, और तीसरा है मल्टीपल मायलोमा। ये सारे बीमारियां एक्यूट और क्रॉनिक, दो हिस्से में इसको बटा जाता है। एक्यूट मतलब जो बीमारी अभी अभी हुआ है, अभी अभी नजर में आया है और अभी अभी कोई लक्षण दिखा रहा है। क्रॉनिक मतलब जो बीमारी लंबे अरसे से चला आ रहा है और जो बहुत दिन से ट्रीटमेंट में है, कभी बढ़ता है, कभी कम होता है, फिर कभी ठीक रहता है, इसको क्रॉनिक बीमारी बोला जाता है। एक ब्लड कैंसर में तीसरा फेज भी होता है जिसको हम लोग ब्लास्ट क्राइसिस बोलते हैं। यानी जो बीमारी अब तक ठंडा था, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऊपर नीच कर रहा था, अचानक से वो बीमारी डरावना जानलेवा बन जाता है। इसको ब्लास्ट क्राइसिस बोला जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सुन लेते हैं किस बीमारी में, कौन सा ब्लड कैंसर में क्या होता है और उसको आप कैसे उसका मुकाबला कीजिए। ल्यूकेमिया सबसे खतरनाक ब्लड कैंसर होता है जो ज्यादातर एकदम बच्चों को होता है या फिर बुजुर्गों को होता है। एएलएल और एएमएल एक्यूट ल्यूकेमिया में आता है। सीएलएल, सीएमएल, ये ल्यूकेमिया क्रॉनिक ल्यूकेमिया में आता है।
ल्यूकेमिया ज्यादातर कहीं पे कोई गांठ नहीं बनाता है, कहीं पे कोई घाव नहीं बनाता है। पेशेंट को, मरीज को सिर्फ एक ही चीज होता है, वो है इन्फेक्शन। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना से बुखार कम ही नहीं हो रहा है, वजन कम हो जा रहा है, पेशेंट खाना नहीं खा पा रहा है, और आप बुखार के लिए एंटीबायोटिक के ऊपर एंटीबायोटिक चलाते जा रहे हैं, लेकिन पेशेंट को कभी कंप्लीट रेमिशन नहीं हो रहा है। बुखार आ रहा है, 2 दिन के लिए कम रहता है, फिर तीसरा दिन से बुखार आना चालू हो जाता है। जब आप ब्लड टेस्ट कराइएगा, आपका डॉक्टर साहब जब एक सबसे कॉमन सा जो खून का जांच होता है, सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, ये कराते हैं, तब उसमें आपको दिखेगा कि आपका श्वेत कणिका यानी डब्ल्यूबीसी बहुत बढ़ गया है, लोहित कणिका यानी रेड ब्लड सेल्स आरबीसी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, प्लेटलेट्स अचानक से आसमान छू गया है। तो ये सारे चीज ब्लड कैंसर यानी ल्यूकेमिया के लक्षण होता है। तो इसका डायग्नोसिस आप कैसे करिएगा? फ्लो साइटोमेट्री यानी ब्लड और ब्लड कॉर्पसल्स यानी खून में जो कणाएं होता है, उसका जब हम लोग विश्लेषण करते हैं, उससे पता चलता है कि पेशेंट को ल्यूकेमिया है कि नहीं। उसके बाद हम लोग जेनेटिक एनालिसिस करते हैं, कैंसर का पैनल म्यूटेशन स्टडी करते हैं, उससे पता चलता है ये एक्चुअली में कौन सा किस्म का ल्यूकेमिया है और इसका इलाज क्या होगा। ज्यादातर ल्यूकेमिया का इलाज केमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी से ही होता है। रेडिएशन का बहुत कम रोल है। और एक बहुत भारी चीज है जो हम ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट यानी बीएमटी। दूसरा किसी का शरीर से रोगन लेके मरीज के शरीर में घुसा देना। लेकिन ऐसे कैसे किसी भी गैर का आप रोगन नहीं ले सकते हैं, जिसके साथ मरीज का एचएलए मैचिंग होगा उसी का शरीर से रोगन लिया जा सकता है। जैसे मरीज के मम्मी या पापा या फिर भाई बहन, दादा दादी, इन सब के साथ जो फैमिली मेंबर्स है जो इनसे ब्लड रिलेटिव है, ऐसे लोगों से ही रोगन लिया जाता है। लेकिन इसका भी फेलियर रेट काफी ज्यादा है। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज यानी रोगन दूसरे किसी आदमी का शरीर से लेके जब हम लोग मरीज के शरीर में घुसाते हैं हड्डियों के अंदर, कुछ साल, कुछ महीना या कुछ हफ्ता बाद अचानक से वो बेकार हो जाता है, काम करना बंद कर देता है और पेशेंट जिस हालत में था उसी हालत में वापस आ जाता है। ऐसे ही ल्यूकीमिया का जो मरीज होता है उनका शरीर में कोई इम्यूनिटी पावर नहीं रहता है, क्योंकि जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो ऑलरेडी टूट चुका है। इसके ऊपर से आप जब केमोथेरेपी चलाइएगा, इम्यूनोथेरेपी चलाइएगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करिएगा, उसका इम्यूनिटी में कुछ बचता ही नहीं है। इसीलिए ज्यादातर समय देखा जाता है कि ल्यूकीमिया का जो मरीज होता है वो अजीब अजीब से इन्फेक्शन से सेप्टिसेमिया होकर मर जाते हैं। जितने टाइप का ब्लड कैंसर होता है उसमें ल्यूकेमिया सबसे डरावना और सबसे खतरनाक है, सबसे ज्यादा जानलेवा भी है, और ये एकदम छोटे छोटे बच्चों को ज्यादा होता है। इसलिए इस बीमारी, जितना कैंसर होते हैं ना, उसमें सबसे खराब कैंसर जितने होते हैं उसमें से एक है ल्यूकेमिया। अभी आइए लिम्फोमा के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। लिम्फोमा एक ऐसा बीमारी है जो शरीर का जितना गांठ होता है यानी लिम्फ नोड होता है, इसका इफेक्ट करता है। हमारे शरीर में कुछ कुछ जगह में बहुत सारे लिम्फ नोड्स यानी गांठ एक साथ रहता है, जो नॉर्मल हालत में दिखता नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन या कैंसर होने के बाद अंगूर की गुच्छा की तरह थक्का बन के नजर के सामने आ जाता है। गले के 2 साइड में ऐसा बन सकता है, आर्म पीट यानी बगल में हो सकता है, जांग के पास हो सकता है, पेट के अंदर, छाती के अंदर भी हो सकता है। अब पहला 3 जो जगह हम बताएं वो नजर के सामने रहता है, पेशेंट को फील होता है, जल्दी से आ जाता है। पेट के अंदर या छाती के अंदर जो गांठ होते हैं वो बड़ा होके कोई सिम्टम, कोई लक्षण बनाने में इतना टाइम लगा देता है कि जब तक मरीज हमारे पास आता है तब तक ये बीमारी पूरा शरीर में फैल के अंतिम स्टेज तक पहुंच चुका है। इसीलिए लिम्फोमा का डायग्नोसिस ल्यूकेमिया से थोड़ा इजी है, लेकिन ये भी इक्वली डरावना है। इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? देखिए, सुई डाल के जो एफएनएसी हम लोग करते हैं गांठ से,
उससे लिम्फोमा का सही निर्धारण संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग को जरूरत है बायोप्सी यानी मांस का टुकड़ा। ये मांस का जो टुकड़ा है वो हम लोग सुई डाल के ट्रूकार्ट बायोप्सी के जरिए ले सकते हैं, या फिर एक पूरा गांठ को काट के लिम्फ नोड बायोप्सी के जरिए लिम्फोमा का निर्धारण हम लोग कर सकते हैं। एक बार जब लिम्फोमा बायोप्सी में आ जाता है, उसके बाद हम इससे इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री यानी आईएचसी करते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन स्टडी करते हैं, कितना ट्यूमर मार्कर्स इसमें पॉजिटिव है या जेनेटिक मार्कर्स इसमें पॉजिटिव है वो भी देखते हैं। जैसे CD20 क्लस्टर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर 20 एक बहुत अहम फैक्टर है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो वो सारे मरीज में हम लोग रिटुक्सीमैब नाम का एक इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं जो अमृत की तरह काम करता है। जिसके शरीर में CD20 पॉजिटिव है, उसका शरीर में अगर पूरा शरीर में ऐसे गांठ का थक्का बन चुका है, 3 से 6 साइकिल रिटुक्सीमैब या रिटुक्सीमैब के साथ कीमोथेरेपी, चॉप या आर चॉप, ये सब नाम का रेजिम आता है। इसका इस्तेमाल करने के बाद पूरा शरीर से गांठ का जो थक्का है वो गायब हो जाता है। उसके बाद जहां जहां पे गांठ था जो छोटा हो गया है, उसको हम लोग सिकाई करके यानी रेडिएशन के जरिए जला दे सकते हैं। लिम्फोमा के लिए बहुत अजीबो गरीब किस्म का बहुत सारे रेडिएशन फील्ड्स आता है। इन्वर्टेड मेंटल फील्ड रेडिएशन ऐसा ही एक फील्ड है जो पूरा छाती और पेट के अंदर में जहां जहां लिम्फ नोड रीजियन है ये पूरा जगह को जला देता है। लिम्फोमा का डायग्नोसिस लिम्फ नोड बायोप्सी के जरिए होता है और इसका इलाज कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और रेडिएशन यानी सिकाई के जरिए होता है। लेकिन पेट के अंदर में जो लिम्फोमा है, जैसे पचदानी में भी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के तहत लिम्फोमा हो सकता है। स्प्लीन यानी तिल्ली में भी लिम्फोमा हो सकता है। आपका आंतड़ी में भी लिम्फोमा हो सकता है। ये सारे लिम्फोमा जो छाती के अंदर या पेट के अंदर होता है, इसमें सर्जरी का अहम रोल है। इसमें ऑपरेशन करके अगर अर्ली स्टेज में लिम्फोमा है, सिर्फ एक ही जगह में हुआ है, आंत का एक ही जगह पे इफेक्ट किया है या सिर्फ तिल्ली में इफेक्ट किया है, तो ऑपरेशन करके तिल्ली को हटा के, पचदानी को हटा के, आंत को थोड़ा सा काट के हम लोग लिम्फोमा को कंप्लीट क्योर कर सकते हैं। और ये ऑपरेशन करने के बाद CML ये बीमारी में हम लोग इमेटिनिब, निलोटिनिब, दासाटिनिब, बोसुटिनिब ये सब नाम का जो टैबलेट इम्यूनोथेरेपी है, इसका इस्तेमाल करके पेशेंट को लंबे अवधि तक लक्षण से पूरी तरीके से मुक्त करके रख सकते हैं और बीमारी को कंप्लीट क्योर भी कर सकते हैं। इसीलिए लिम्फोमा का आउटकम जितना ब्लड कैंसर होता है उसमें सबसे बेहतरीन होता है। अगर वो अचानक से ब्लास्ट क्राइसिस में नहीं जाता है, तो जब ब्लास्ट क्राइसिस होता है तब आपका रोगन यानी बोन में पागल हो जाता है। वो पागल की तरह WBC, RBC, प्लेटलेट सब कुछ बनाने लगता है और जिस स्पीड से ये बनता है उससे कहीं गुना ज्यादा स्पीड में उसको डिस्ट्रॉय भी अपना शरीर कर लेता है। तो ये जो एक्सेस अमाउंट में आपका शरीर में WBC, RBC या प्लेटलेट बन गया है, वो डिस्ट्रॉय कहां पे होगा? आपका लिवर में होगा, आपका स्प्लीन में यानी तिल्ली में होगा, आपका किडनी को अफेक्ट करेगा। आपका शरीर से ये जो गंदगी निकलेगा कहां से निकलेगा? पेशाब के थ्रू ही ना निकलेगा, तो वो आपका लीवर, किडनी, स्प्लीन को टोटल फेलियर कर सकता है। ऐसे ही ब्लड कैंसर का ब्लास्ट क्राइसिस स्टेज में जो मरीज रहता है, अचानक से किडनी फेलियर होके उन लोगों का मौत होता है। इससे बच के रहना, इसका डायग्नोसिस अर्ली से करना जरूरी है। अब तीसरा वाला ब्लड कैंसर में हम लोग आते हैं, वो है मल्टीपल मायलोमा। देखिए, मल्टीपल मायलोमा एक अजीबोगरीब किस्म का ब्लड कैंसर है जो ब्लड में कुछ दिखता ही नहीं। कहां दिखता है? ये ज्यादातर हड्डियों में होता है, जो लॉन्ग बोन्स और फ्लैट बोन्स, कमर की हड्डियों में हो सकता है, आपका रीढ़ का हड्डियों में हो सकता है, वर्टिब्रल कॉलम में हो सकता है, आपका स्कल बोन
यानी ब्रेन के ऊपर, सर के ऊपर जो हड्डियां है उसमें भी हो सकता है। ऐसे मरीजों का अगर फेस का या ब्रेन के स्कल बोन का एक्सरे उठाया जाता है, देख के लगता है कोई गोली करके पूरा स्कल बोन को छेदा 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 कर दिया। ऐसे पेशेंट्स का जब हम लोग यूरिन एनालिसिस करते हैं, उसमें एक अजीबोगरीब किस्म का प्रोटीन नजर में आता है। हमारे शरीर में जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स बनता है उसका 5 चेन होता है, GAMED, यानी गामा चेन, अल्फा चेन, म्यू चेन, एप्सिलॉन चेन और डेल्टा चेन। ये सारे चेन्स रोगन में बनता है। इसमें अगर किसी एक, दो या तीन या फिर सारे पांचों के पांचों चेन ही ज्यादा बनता है तो पेशेंट को गैमोपैथीज होता है, जिसमें गामा ग्लोब्यूलिन्स बहुत ज्यादा बनते हैं। अगर सिर्फ एक लाइन बढ़ता है, जैसे गामा ग्लोब्यूलिन बढ़ गया या फिर अल्फा ग्लोब्यूलिन्स बढ़ गया, तो उसको मोनोक्लोनल गैमोपैथी बोला जाता है। अगर इसमें एक से ज्यादा लाइन आपका बढ़ रहा है तो उसको पॉलीक्लोनल गैमोपैथी बोला जाता है। और ये गामा ग्लोब्यूलिन चेन शरीर से निकलता है किससे? सिर्फ पेशाब के साथ, यानी यूरिन के साथ। तो ऐसे मरीजों का जो यूरिन होता है उसको अगर आप एनालिसिस करिएगा, उसमें आपको एक अजीब किस्म का प्रोटीन मिलेगा जिसको बेंस जोन्स प्रोटीन बोला जाता है, जिसमें एक टाइप का ग्लोब्यूलिन चेन्स हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है, दो से ज्यादा किस्म का भी हो सकता है। ऐसे ही एक बीमारी है मल्टीपल मायलोमा। गैमोपैथी बहुत सारे किस्म का होता है, जिसमें सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा जानलेवा है मल्टीपल मायलोमा। तो इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? आप ब्लड में भी अगर टेस्ट करिएगा तो आपका इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन जी ज्यादा आएगा। पेशाब में भी यही सारे इम्यूनोग्लोबुलिन ज्यादा आएंगे जो बेन्स जोन्स प्रोटीन्स के रूप में पेशाब से निकल रहा हो। और पूरा शरीर का अगर आप एक्सरे करिएगा या बोन स्कैन करिएगा तो पूरा शरीर का देखिएगा, जितने हड्डी है जहां पे ये सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनता है, पूरा छेदा छेदा होके पूरा बोन को, वो हड्डी को खा गया है। पेट स्कैन करिएगा तो वहां पे भी बीमारी कहां कहां पे जगह बना लिया है वो भी आपको नजर के सामने आ जाए। मल्टीपल मायलोमा का ट्रीटमेंट कैसे होता है? ज्यादातर हार्मोन थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी और रेडिएशन यानी सिकाई, यही ट्रीटमेंट से मल्टीपल मायलोमा का जितने मरीजें होता है बहुत लंबे अरसे तक ठीक रहता है। लेकिन अगर ये बीमारी को पूरी तरीके से ठीक करना है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी जरूरी है। लेकिन वही है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत कॉस्टली भी है। हर एक छोटा मोटा हॉस्पिटल में इसका सुविधा उपलब्ध नहीं है और करने के बावजूद भी वो फेलियर में जाता है। इसीलिए ब्लड कैंसर का सक्सेस रेट सॉलिड कैंसर से काफी कम है। सॉलिड कैंसर अगर स्टेज 3 तक है तो उसको हम लोग सही तरीके से जांच करके, इलाज करके कंप्लीटली क्योर भी कर सकते हैं। लेकिन ब्लड कैंसर जब हमारे पास पेशेंट मरीज आता है तभी पूरा शरीर में फैल के इतना एडवांस स्टेज में आता है कि उसको पूरी तरीके से ठीक कराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बन जाता है। इसीलिए ब्लड कैंसर का अर्ली डिटेक्शन, सही निर्धारण, समयोचित निर्धारण, सही डॉक्टर के पास, कौन सा डॉक्टर के पास जाइएगा? हिमाटोलॉजिस्ट या फिर हिमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट या फिर ऑन्कोलॉजिस्ट। ऐसे डॉक्टर के पास जाके आपको खून के कैंसर का इलाज कराना है। सही तरीके से सही प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके ब्लड कैंसर को भी हम लोग हरा सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले जरूरत है जागरूकता। इसी के ऊपर और भी पढ़ाई कीजिए। आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके जाने पहचाने में, दोस्त लोगों में अगर किसी का ऐसा कोई सिम्टम है तो तुरंत उनको एक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब के पास लेके जाके सही जांच कीजिए, उसके बाद सही इलाज कीजिए और सही प्रोटोकॉल के इस्तेमाल करके आप ब्लड कैंसर को भी मिटा सकते हैं। आज इतना दूर तक ही। नीचे दिए हुए मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के हैंडल्स के ज़रिए आप मेरा पोस्ट
वीडियोस और ब्लॉग्स के साथ रेगुलर जुड़ सकते हैं। मेरा निजी सलाह या कंसल्टेशन के लिए ये नंबर से आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स जल्द से जल्द आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेंगे।